हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की जो हमारी क्लास है वो पर्यावरण की ये पहली क्लास है सीटेट के लिए। और पर्यावरण जो है यानी ईवीएस है वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज आपकी, तो बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा क्योंकि आज की क्लास में हम चैप्टर 1 पूरा कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। आज की क्लास में हम पर्यावरण जो है वो पढ़ेंगे और पर्यावरण से संबंधित इसमें खाद्य श्रृंखला क्या है, पर्यावरण के जैविक अजैविक घटक, पारितंत्र और उससे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी नेशनल एवं इंटरनेशनल जो पहल हैं या इनिशिएटिव हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम आशीष कुमार साक्य। और आज आप सभी लोग पर्यावरण की क्लास है तो नोट निकाल लीजिए, आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ के साथ, और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण की। ठीक है, तो पर्यावरण जो शब्द है वो क्या बना है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपने आसपास की बात करते हैं, यानी हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं या उन सभी को हम क्या कहते हैं, हमारे आसपास को हम पर्यावरण कहते हैं। दरअसल पर्यावरण शब्द जो है वो दो, अगर हम इसको विच्छेद करते हैं यानी तोड़ते हैं तो दो शब्दों से बना, परि प्लस आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर और आवरण मतलब घेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के चारों ओर का वह घेरा जिसमें हम क्या करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक रूप से क्रियाएं करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, या मनुष्य को चारों ओर से जो घेरे रहता जो आवरण है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण शब्द को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहा जाता है। इंग्लिश में हमने लिखा है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो शब्द है दरअसल ये फ्रेंच भाषा का शब्द जो है एनवायरोनेर, तो एनवायरोनेर से बना हुआ है क्या, एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है, हमारे आसपास। ठीक है, अगर हम बात करें पर्यावरण के घटक की तो पर्यावरण के घटक जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपके सामने है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक घटकों की अगर हम बात करते हैं तो इन प्राकृतिक घटकों को भी दो भागों में बांटा गया है, जैविक अजैविक। ठीक है, तो जैविक घटक आप सभी देख पा रहे होंगे। जैविक घटक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आते हैं, जंतु एवं पादप आते हैं। और अजैविक घटकों के अंदर हम क्या बात करते हैं, इसके अंदर भूमि आती है, जल आता है, मृदा आती है, वायु आता है, प्रकाश आता है ना, इसके अलावा ताप आता है। तो ये सभी अजैविक घटक, अजैविक घटक को हम निर्जीव घटक भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अजैविक घटक का मतलब क्या हुआ, इसको हम निर्जीव घटक भी कह सकते हैं। निर्जीव का मतलब क्या होता है, जो इसमें जान नहीं है, जैसे भूमि, स्थल मतलब भूमि, या जल, मृदा, वायु, प्रकाश, ताप, ये सब क्या हैं, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। और हम अगर जैविक घटक की बात करते हैं तो वे घटक होते हैं जिनमें क्या होता है, जीवन होता है, वो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। तो लिविंग में अगर हम बात करें तो इसमें प्लांट एंड एनिमल्स दोनों ही शामिल होते हैं। और अजैविक घटक में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर स्थल, जल, मृदा, वायु, है ना, प्रकाश, ताप, ये सब आते हैं। अब अगर मानव निर्मित घटकों की बात करते हैं तो देखो, मानव निर्मित घटक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित घटक का सीधा सा मतलब है कि जो मानव के द्वारा बनाए गए या मानव निर्मित है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। तो इसमें क्या आते हैं, इमारत, इसमें इंडस्ट्री यानी उद्योग आते हैं, इसके अंदर मकान आते हैं, सड़क है, पुल है, पार्क है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है संस्कृति यानी कल्चर। देखो, मनुष्य ही क्या करता है, कल्चर यानी संस्कृति का निर्माण करता है। अलग अलग कल्चर पूरे विश्व में पाए जाते हैं, तो ये जो कल्चर है, वो संस्कृति है, वो भी अपने आप में क्या है, एक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो मानव निर्मित में ही आता है संस्कृति। कई बार क्वेश्चन बनेगा, देखेंगे हम प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखना ये जो कल्चर है ये भी क्या है, मानव निर्मित
कंपोनेंट है, यानी मैन मेड फैक्टर है, मैन मेड कंपोनेंट है किसका, पर्यावरण का। ठीक है, चलो अब हम पर्यावरण के क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं उनको, पर्यावरण को पूरे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। आप देख पा रहे होंगे नीचे वो लिखे हुए हैं चारों के चारों क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो है आपका स्थल मंडल, एक है जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। ध्यान से समझना चीज़ों को। अगर हम बात करें जल मंडल या स्थल मंडल की, जैसे स्थल मंडल क्या है, जो पूरे पृथ्वी पर यानी जो भूमि है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल जो है ये लगभग क्या है 29% में फैला हुआ है। ये हमें क्या करता है, जीवों के रहने के योग्य, यानी जहाँ जीव निवास आवास स्थायी तौर पे अपना आवास, घर, सड़क निर्माण इन सबको कहाँ करते हैं, स्थल पे ही करते हैं। तो आवास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम जलमंडल की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर लगभग यानी 71%, 70 to 71% जो है वो क्या है, वाटर है। तो जो 70% जल है, चाहे वो महासागर हों, झीलें हों, चाहे सागर हो या तालाब हो या नदियाँ हों, ये सब मिलकर जो है वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं जलमंडल का। ठीक है भाई, तो जलमंडल में आते हैं। अगर स्थल मंडल में बात करें तो इसमें भूमि, जो अपने खेत हैं या आवास हैं या महाद्वीपी जो हैं भाग, वो सब किस में आते हैं, स्थल मंडल में। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में गैसेस आती हैं, जो गैसीय आवरण है हमारे चारों ओर, वो वायुमंडल कहलाता है। अब जैव मंडल क्या है भाई, ठीक है, जैव मंडल को अगर हम बात करें, जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर जीवन की जो दशाएं उत्पन्न करते हैं, अर्थात जहाँ पर जीवन की संभावनाओं को पैदा करते हैं, या संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों मिलते हैं और जीवन की उत्पत्ति, जहाँ पर जीवन होता है, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। तो जितने भी जीवित जीवधारी हों, चाहे वो पौधे हों चाहे एनिमल हों, तो जैव मंडल बनता कैसे है, वो जल, वायु और स्थल, इन तीनों से मिलकर एक संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर मानव एवं या कोई भी जंतु कह सकते हैं, क्योंकि मानव एक जंतु में आता है, जंतु एवं पादप दोनों ही क्या रहते हैं, अर्थात जीवन की दशाएं उत्पन्न होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर जीवन है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो जैव मंडल क्या है, वो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों का मिलकर संकीर्ण रूप जहाँ पर जीवन है उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है या पारितंत्र है, शब्द का, पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले 1935 में एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जहाँ पर जो जीवधारी हैं वो पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक क्षेत्रों में क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं और रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था, और इसको इंग्लिश में इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, ये बात याद रखना आप, फैक्ट है और इम्पोर्टेंट है कि अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, जो इंग्लिश शब्द है इकोलॉजी, जो इकोलॉजी होता है वो किसके लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रयोग किया था। तो प्रकृति की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र ही होता है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या कहते हैं, प्रकृति की, नेचर की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है भाई सॉरी। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र कैसा हो सकता है, तो ध्यान से समझो। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा या बड़ा हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें किसी तालाब की, पौंड की, तो वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, और अगर महासागर की बात करें वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो बहुत छोटा है पौंड, और जबकि महासागर बड़ा है। तो ये छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। दूसरा, ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे प्राकृतिक में अगर हम बात करें नदी, नहर तो हम निर्माण करते हैं, रिवर्स की जगह ले लो, या कोई ओशिन ले लो, महासागर, ये कैसा है, नेचुरल है, रिवर नेचुरल है। ठीक है ना। इसके अलावा घास के मैदान, वो भी पारिस्थितिकी तंत्र में आता है, वो नेचुरल है। जबकि मानव निर्मित में क्या आता है, जैसे हम झीलों का निर्माण करते हैं, मानव निर्मित झील वो, और या मानव निर्मित कोई पार्क है, तो वो कैसा है, वो जो पार्क है वो उसका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा मानव निर्मित। ठीक है, तो छोटा बड़ा हो गया, प्राकृतिक और मानव निर्मित हो गया। अब स्थायी और अस्थायी की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी भी हो सकता है, परमानेंट, और टेम्पररी भी हो सकता है। ठीक है,
पारस्की तंत्र के अगर घटकों को देखा जाए पुनः, तो पारस्की तंत्र के पुनः दो घटक होते हैं, नॉन लिविंग और इनको हम इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है, जैविक एवं अजैविक, ठीक है। पारस्की तंत्र के अगर हम घटकों की बात करें, पारस्की तंत्र के घटक, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जैविक हो सकते हैं और अजैविक हो सकते हैं। समझ आ रही बात? देखो ध्यान समझो, आप लोग नोट्स बनाते रहना, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक चीज़ को पढ़ते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देने का, पूरा मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ प्रयास पूरा करेंगे कि आपको वो बेहतर चीज़ मिले, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आप फील करें कि हाँ हमने ईवीएस जो है वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी है, ठीक है। और मैं पहले से ही साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी साइंस से हूँ। मेरी एमएससी इन फिज़िक्स में है 2017 में आगरा यूनिवर्सिटी से, और उससे पहले मैं बीएससी किया। उसके बाद तो अगर मैं बात करूँ तो हमेशा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाया जाए। अभी हम आपको सीटेट टेट के लिए जो मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही चैप्टर वाइज। बाकी अगर आप भी हमें कोई सजेशन देते हैं तो बिल्कुल आप सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आप अगर जाहिर सी बात अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक टीचिंग ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और हमारे ही समकक्ष हैं, तो आप बिल्कुल सजेशन बेहिचक दीजिएगा, बताइएगा कि किस तरीके से क्लासेस आगे बढ़ाई जाए, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सुझाव बेहिचक दीजिए और आपके सुझाव को हम बिल्कुल मानेंगे और आगे वर्क करेंगे, ठीक है। हम लोग जब साथ मिलकर चलेंगे तभी आगे दोनों ही का फ़ायदा है। हमें भी कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पारस्की तंत्र के घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैविक एवं अजैविक होते हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना कि साथ चलने मंजिल, मतलब अगर मैं अकेले सफ़र तय करूंगा तो कैसे मंजिल तय करने में समय लगेगा, और एक कदम आप चलो एक कदम हम चलें तो जाहिर सी बात मंजिल आसान हो जाएगी और आसानी से। ये हमारा जो खेल है वो ऐसे ही है कि हम मिरर के सामने बैठे हुए हैं, अगर आप दूर भागेंगे या मैं अकेला चलूँगा तो कम है, लेकिन अगर दोनों लोग पास आएंगे तो जल्दी से पास हो जाएंगे। तो मंजिल है और दोनों उस पार खड़े, एक उस पार है एक इस पार है, तो अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो बेहतर जल्दी से जल्दी हम मंजिल को पालेंगे और जल्दी से जल्दी हम मिलेंगे, ठीक है। तो जैविक एवं अजैविक घटक की हम बात कर रहे थे, बायोटिक और एबायोटिक घटक, ठीक है। अगर हम बायोटिक को फर्दर डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो होते हैं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड अपघटनकर्ता होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट में आता उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक जो होते हैं हमेशा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं जो उत्पादन का कार्य करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। किसी भी, अभी हम आगे पढ़ेंगे जैसे फूड चेन, तो उत्पादक जो होते हैं हमेशा पारस्की तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है, या किसी फूड चेन में उत्पादक। बिना उत्पादक के कोई फूड चेन कंप्लीट नहीं होती, वैसे ही पारस्की तंत्र भी स्थायी नहीं हो सकता है। इसके बाद हम करेंगे आगे उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन की। फूड चेन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, अगर हम फूड चेन की बात करें तो इसको बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए, हु ईट्स हुम, यानी कौन किसे खाता है। ये क्रम बताने का जो क्रिया है, मतलब पूरे प्रक्रम है, श्रृंखला, उसी को हम क्या कह देते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक श्रृंखला ली कि भाई पौधे को खाता है क्या, टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, और मेढक को खाता है सांप, तो ये एक फूड चेन है। या इसी प्रकार हम दूसरी ले सकते हैं, पौधे को खाया हिरन ने और हिरन को खाया शेर ने, तो ये भी एक फूड चेन है। फूड चेन क्या करती है, फूड चेन मतलब होता है फूड चेन टेल्स अस हु ईट्स हुम, कौन किसे खाता है, और यानी खाद्य श्रृंखला कौन किसे खाता है। तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है। और पूरे खाद्य श्रृंखला में किसी भी पारस्की तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वो होता है सूर्य, ठीक है। इस पूरे पृथ्वी पे ही ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, और वैसे ही पारस्की तंत्र में भी जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य, ठीक है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो उत्पादक होते हैं वो सूर्य से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और फिर उसको आगे जो नियम होता है वो 10% लॉ होता है जो लिंडमैन ने दिया था। हमने यहाँ पे नोट डाउन भी कर रखा है, अगला पॉइंट यही है, लिंडमैन का 10% लॉ या 10% नियम।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 10% लॉ किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है? लिंडमैन कहते हैं कि भाई जब भी फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का प्रवाह होता है वो 10% होता है, यानी हर आने वाले लेवल पे, अगले लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ 10% ही होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो अगर सूर्य है सबसे बड़ा पृथ्वी खाद्य श्रृंखला का स्रोत होता है, तो सूर्य से अगर 10,000 यूनिट अगर एनर्जी आ रही है तो इसका 10%, अब 10% का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, देखो 10% को मैथमेटिकल टर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 10% का मतलब होता है 10/100, ठीक है, 0 0 कैंसिल यानी 1/10। तो इसका अगर हम 1/10 निकालेंगे, देखो तो ये 0 से 0 कैंसिल होके यानी कितना बचेगा? ठीक है, 10,000 लिया था, हाँ तो सॉरी यहाँ पर 1000 बचेगा, और इसका 10% निकालेंगे तो 100 और यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, इस तरीके से। यानी 10,000 यूनिट अगर लिया है तो इसका 10% निकालेंगे तो ये 1000 यूनिट मिलेगा उत्पादक को, ठीक, यानी जो हरे पौधे हैं। अब इन हरे पौधों को जो खाएगा उसका 10% इसे मिलेगा, तो इसका 10% एक जीरो और हटा दो, 100 यूनिट मिलेगा। इनको जो खाएगा उसको मिलेगा 10%, उसका मतलब 10 यूनिट। अब इसको जो खाएगा वो तृतीयक होगा, तृतीयक उपभोक्ता, तो उसको मिलेगा इसका 10 यानी 1 यूनिट सिर्फ। तो कुल मिला के ये है, अगर हमसे ये कहा जाता है कि भाई कि जो मांसाहारी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है या पावरफुल होती है, तो ये इस नियम से तो बिल्कुल ही गलत है। कारण है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उत्पादक को खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट हैं उनको कंज्यूम करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि अगर हम पौधे को देखें, पौधे को खाता है कोई और, जैसे पौधे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि फूड जो है वो हमेशा हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मिलता किससे है? प्लांट से। कोई भी एनिमल हो वो डिपेंड किस पे हैं? वो सारे के सारे प्लांट पर ही निर्भर हैं। तो कुल मिला के अगर हम पौधे से पौधे को खाया किसी बकरी ने और बकरी को खाया किसी शेर ने, या बकरी को मनुष्य भी खा सकता है क्योंकि मनुष्य भी सर्वाहारी में आता है, तो अगर बकरी को खाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी या पौधे को या डायरेक्ट खाएंगे तो ज़्यादा मिलेगी? जाहिर सी बात है कि हरी सब्जी यानी पौधे को खाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। चलो, तो ये तो था 10% लॉ। तो ये जो गलत है कि मांसाहारी खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, अगर ऐसा होता, हाँ, लेकिन उसके कई कॉन्सेप्ट हैं। तो इस 10% लॉ अलग कहता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि भाई अगर गाय या भैंस के दूध में ज़्यादा शक्तिशाली होता तो क्या होता है? शक्तिशाली सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होता है? भैंस का बच्चा यानी बछड़ा ही होता, ठीक है। तो वैसे, और इसका एग्जांपल ये भी है कि अगर सिर्फ मांस खाने से एनर्जी मिलती है तो घोड़ा सबसे तेज़ दौड़ता, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता, जबकि वो चने खाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है, लेकिन 10% लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वो उत्पादक को खाने से, यानी हरी सब्जियों में एनर्जी ज़्यादा होती है बजाय मांसाहार के, ठीक है। यहाँ से यही निष्कर्ष भी निकलता है। अब हम चलते हैं कि लिंडमैन ने जो नियम दिया उसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, नोट हमने की है। जैव सांद्रण क्या होता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला में जब अधिक क्या होता है, जो घातक रसायन होते हैं, केमिकल्स की जो मात्रा बढ़ती है तो उसको हम जैव सांद्रण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है जैव सांद्रण। पूछा जा सकता क्या होता है? तो जैव सांद्रण जो होता है, फूड चेन में केमिकल्स की मात्रा अधिक बढ़ना, ये जैव सांद्रण कहलाता है, ठीक है। किसी भी फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में जैव सांद्रण जो होता है वो क्या होता है? यानी घातक रसायनों का जो बढ़ना होता है उसी को हम जैव सांद्रण कहते हैं, ठीक है। चूँकि किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी उत्पादक को मिलेगी और उत्पादक को जो खाएगा यानी उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगी, और उससे ज़्यादा से कम एनर्जी मिलेगी द्वितीयक को, उससे कम मिलेगी तृतीयक को। इसीलिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यानी इसका वो हमेशा सीधा रहता है, क्योंकि इसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इसे और कम, इसे और कम, इसे और कम, तो ये हमेशा पिरामिड सीधा रहेगा, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ये शो करता है कि ऊर्जा का फ्लो कैसा होता है? एक दिशीय होता है, यानी हमेशा क्या होगा? सबसे ज़्यादा एनर्जी उत्पादक, उसके बाद उसे जो खाएगा उसके पास जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ऊर्जा का फ्लो होता है। तो ये है आपका फूड चेन। यानी अभी की क्लास हमने क्या क्या कर लिया कवर? पर्यावरण कवर किया,
पर्यावरण के घटक यानी जो कि प्राकृतिक एवं कैसे होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। और अगर हम बात करें प्राकृतिक में दो प्रकार के होते हैं, जैविक एवं अजैविक। जैविक में जंतु एवं पादप आते हैं और अजैविक में स्थल, वायु, जल, मृदा, ठीक है, प्रकाश, ताप, ये सब आते हैं। पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्रियात्मक, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है और जहाँ पर जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक आपस में क्रिया करके, और उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एक ऐसा तंत्र, इसका सबसे पहले 1935 में एजी टांसले ने इसको नाम दिया था पारिस्थितिकी तंत्र को। और इसको इंग्लिश में जो टर्म है इकोलॉजी शब्द जो है वो इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक 2 होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक अजैविक। जैविक में, बायोटिक में उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अपघटनकर्ता आते हैं और फूड चेन। अब ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हम चलते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो उपाय हैं, जो भी पहल हैं या जो भी हमने विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन सभी पर चर्चा करते हैं। चलिए सीधे अब चलते हैं इंटरनेशनल एवं नेशनल इनिशिएटिव पे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए जो हमने स्टेप्स लिए हैं उन पर बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय एवं नेशनल स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्रोग्राम हैं या जो भी सम्मेलन हुए हैं या जो अधिनियम बनाए गए हैं या जो इनिशिएटिव लिए गए उनकी बात करते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के हम आंदोलन वगैरह उन सभी को भी देखेंगे। ठीक है, अभी हमने पर्यावरण संबंधित बहुत सारी चीज़ें, यानी पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, लिंडमैन का 10% नियम, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की हम बात करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण में जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो कहाँ, देखो स्टॉकहोम एक शहर है जो कि स्वीडन में पड़ता है। तो ये 5 जून 1972 को क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जो कहाँ पर हुआ था, स्वीडन में हुआ था और स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। ठीक है, इसका ये क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का ये पहला प्रयास था। और यहीं पर एक संस्था का जन्म हुआ जिसका नाम है यूनेप। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको तैयार करना या पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करना। ठीक है, और इसीलिए चूँकि पहला यानी प्रयास था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसीलिए हमने 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 जून को अगर पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसके पीछे जो कारण है वो ये है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना कारण के तो होती नहीं, अकारण नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना, बिना कारण के कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो 5 जून को मनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसी दिन 5 जून को ही 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास था। और इसीलिए 5 जून को हम क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई, चलो अब दूसरे सम्मेलन की हम बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 3 जून 1992 को, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो शहर में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो शहर की अगर हम बात करें तो ये ब्राज़ील का शहर है और ब्राज़ील जो पड़ता है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में हालांकि यहाँ फैक्ट की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो अगर सीटेट पेपर 2 देने जा रहे हों और अगर वो ईवीएम मतलब उससे हैं, कला वर्ग से हैं, तो उनका सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है, तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये ब्राज़ील शहर में पड़ता है। ठीक है, ब्राज़ील शहर में पड़ता है और ब्राज़ील जो है वो क्या पड़ता है, वो साउथ अमेरिकी महाद्वीप में है। ठीक है, साउथ अमेरिका में है और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी रियो डी जेनेरियो ही है। तो यहाँ पर क्या किया था, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जिसको हम नाम देते हैं एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 क्या था, एक डॉक्यूमेंट था। ठीक है, जो कब जारी है, पृथ्वी सम्मेलन के थ्रू जारी किया गया था। ठीक है, अब हम कुछ इंटरनेशनल डे भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 मई को
जैव विविधता के रूप में मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। अगर 3 अक्टूबर को मनाते हैं हम विश्व प्रकृति दिवस, एवं 26 नवंबर को वैसे संविधान दिवस भी होता है, 26 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी क्या क्या उपाय किए गए, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी अगर हम उपायों की बात करें तो पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, दरअसल ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन में क्या किया गया था, उसकी घोषणा के तहत इसको पारित किया गया था, लेकिन इसको लागू 1986 में किया गया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार की योजना तैयार करना। ठीक है, इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार की योजनाओं को तैयार करना। अब हम देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन को कि भारत में कौन कौन से पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन हुए हैं। प्रमुख आंदोलन में सबसे पहले, जबकि हम पर्यावरण संबंधी आंदोलन की बात करें और चिपको आंदोलन ना आए, ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है। चिपको आंदोलन जो है वो 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ, इसके जो प्रमुख नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, और ये उत्तराखंड के रैनी गांव से प्रारंभ हुआ था। गोपेश्वर शहर पड़ता उत्तराखंड में, और वहाँ का एक गांव है रैनी गांव, तो वहाँ से ये प्रारंभ हुआ था। दरअसल ये होता क्या है कि वृक्षों को जब काटते हैं तो महिलाएं अपना ग्रुप बना के एक दूसरे वृक्ष को जकड़ लेती हैं, तो इसी को नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन। यानी महिलाएं क्या करती थी, पेड़ों से चिपक जाती थी, ताकि जो भी ठेकेदार वगैरह जो पेड़ काटने आते थे वो उनको काट नहीं सकते थे। तो जितनी भी पूरे गांव की महिलाएं होती जो पेड़ काटने आते थे, तो वैसे ही सारी गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी जाके, तो पेड़ काट नहीं सकते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, ये कब आया था, 1973 में आया था। दूसरा है, इसी से रिलेटेड एक और है, अपिको आंदोलन भी आया था। ठीक है, अगर हम अपिको आंदोलन की बात करें तो वो आया था आपका 1983 में। ठीक है, अपिको आंदोलन था, इसके पांडुरंग हेगड़े जो थे वो प्रमुख नेता थे, इसी से प्रेरित था। दूसरा है इम्पोर्टेंट, नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन 1989 में आया था। इसका उद्देश्य था जो नर्मदा नदी के तट पर बांध बनाया जा रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा था। जब बांध बनता है तो जैसी बात जैव विविधता का हनन तो होता ही है, तो पेड़ पौधों को काटा जाता था, जिसके विरोध में क्या किया गया था, इस आंदोलन को शुरुआत की गई थी। इसकी जो प्रमुख लीडर थी वो मेधा पाटकर, एवं प्रमुख लीडर कौन थे, बाबा आमटे थे। ठीक है, अगर हम बात करें WWF की, WWF क्या है, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, एक संस्था है जो क्या करती है, पर्यावरण संरक्षण को प्रदान करती है, पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने वाली एक क्या है, संस्था है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 2 पुरस्कार भी दिए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण के तौर पर। एक है जिसमें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आप चाहो तो लिख सकते हो, ये 1987 में दिया जाता था। देखो 2 पुरस्कार हैं, अगर विजिबल है, हाँ ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ। एक तो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, और ये दिया गया 1987 से ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये किसी व्यक्ति विशेष को भी दिया जा सकता है, व्यक्ति विशेष या किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसको भी, तो ये 1987 से शुरुआत हुई। दूसरा है राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। ठीक है, दूसरा क्या है, राजीव गांधी पर्यावरण, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये हमेशा संस्थागत या विभिन्न इकाइयों को दिया जाता है। ये किसी व्यक्ति विशेष को प्रोग्राम नहीं, मतलब पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और ये दिए के दोनों ही दिए के संदर्भ में जाते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में
किसी भी सराहनीय कार्य को करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, सराहनीय कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों, इंदिरा गांधी पुरस्कार और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो 1987 से प्रारंभ है। ये व्यक्ति विशेष को भी दिया जाता है और संस्थागत भी जाता है, जबकि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 से दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाता है, संस्थागत या किसी पूरी निकाय को दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता। ठीक है भाई, तो ये थे आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो अब की यानी आपकी जो पहली क्लास है जिसमें हमने पर्यावरण एवं हमारे आसपास के जीवन, मोस्टली 6 ही 7 चैप्टर हैं और इसके बाद उसके पेडोलॉजी है, वो दोनों ही हम पढ़ेंगे। तो आज जो है वो आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फिर अब हम इसके आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं और हम भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और हमारा पूरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि आप अच्छे ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करें। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो भी सजेशन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बेहिचक ज़रूर दें, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही सजेशन की बात की जाए तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा और आगे मतलब हमारे लिए मोटिवेशन भी मिलेगा कि किस तरीके से। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो भी हमें ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। लाइक करने की बात अगर है तो लाइक अगर आपको पसंद आएगा तो जाहिर सी बात है लाइक करेंगे, इसके लिए मैं फोर्स नहीं करता। हाँ, लेकिन ये है कि लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है और आगे हमें और बेहतर ढंग से काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट